एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग अपने इस चैनल में सारे ही सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं और साथ में ऐसी अपडेट्स और केस लॉज, सबके मेन जो इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं उनको भी अलग प्लेलिस्ट में डाला है, तो आप उनको देख सकते हैं। और हम लोग जो चल रहा था हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का 3rd चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच जाएंगे डायरेक्टली। और आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 3, जो कि चैप्टर 3 बोलता है इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम लोगों ने पहले प्रिलिमिनरी पार्ट को कंप्लीट किया, फिर कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा सेकंड पार्ट है, जो कि सेक्शन 4 से स्टार्ट होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है कैसे बनेगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब जो फॉर्मेशन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का, उसका क्या इफेक्ट होगा, अब वो हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। जो चैप्टर 3 है उसमें 18 से 30 तक के सेक्शंस आज हम लोग डील करेंगे। 18 से 30 तक के ही इस चैप्टर में दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, बहुत सिंपल है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अपनी अपनी बेयर एक्ट ले लीजिए और सेक्शन 18 ओपन करिए। वो क्या पहला बोलता है, गुड्स मस्ट बी असर्टेन। जो एक मिनट कहता है, जो गुड्स है वो असर्टेन होनी चाहिए, वो फिक्स होनी चाहिए, वो कंफर्म होनी चाहिए कि वो गुड्स है। ये हमारा सेक्शन 18 बोलता है। Where there is a contract for the sale of uncertain goods, no property in the goods is transferred to the buyer unless and until goods are uncertain. अब ऐसी कोई गुड्स हैं जो सर्टेन ही नहीं है, अनसर्टेन है, तब तक बायर नहीं खरीद सकता जब तक कि वो गुड्स सर्टेन नहीं हो जाती। मतलब आप जा रहे हैं एक कपड़ा खरीदने, आप जब तक उस फिक्स नहीं कर लोगे कि हाँ ये कपड़ा चाहिए, क्या तब तक आप कोई कपड़ा ले लोगे या जबरदस्ती सेलर आपको बांध देगा? नहीं कर सकता। आपने एक बताया कि हाँ एक को सर्टेन किया, फिक्स किया, कंफर्म किया, तब आप ले सकते हैं ना। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 19, जो कि बोलता है प्रॉपर्टी पासिस व्हेन इंटेंडेड टू पास। इसको एक सिंपल तरीके से ये समझिए, आप गए किसी टाइल्स की शॉप पे, आप टाइल्स लेने गए, अब टाइल्स आपको पसंद आ गई, आपने कहा ठीक है भैया मैं ये लो, आप कंसिडरेशन यानी प्राइस, उसका क्या पैसा है, जितना पैसा पे किया, आपने कहा इसको बांध दो। अब क्या करता है सेलर, लाता है 12 टाइल्स, उसके उनके ही हाथ में दे देता है बायर के। क्या ये एक स्टेट पे है कि वो बायर कि वो बायर ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। उसे पैक करे, उसे रैप करे कि वो टूटे ना, खराब ना हो, उसे अच्छे से करके फिर बायर को दो। यानी वो ऐसा इंटेंडेड हो कि बायर रेडी हो जाए कि ले जाने में, रेडी हो जाए खरीदने में, कि हाँ ये सही है, ये पैक्ड है, अब मैं ले जा सकता हूँ, कोई नुकसान नहीं होगा। तो यही सेक्शन 19 बोलता है प्रॉपर्टी पासेस व्हेन इंटेंडेड टू पास, ठीक। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 20, स्पेसिफिक गुड्स इन आर डिलीवरेबल स्टेट। अब कोई, जैसे मैंने बताया, 2 चीजें तरीके की गुड्स हो सकती है। एक, या तो मतलब क्या होता है, या तो घर से ही मम्मी ने कहा टमाटर लेके आओ, या तो मम्मी ने कहा जाओ सब्जियां ले आओ। 2 चीजें हो सकती है कि एक स्पेसिफिकली बता दिया कि हाँ टमाटर चाहिए सॉरी, और दूसरे में ये बताया कि जाओ सब्जी ले आओ। तो अगर जो स्पेसिफिक गुड्स है उसे अगर लेना है बायर को, तो वो भी ऐसी स्टेट में होनी चाहिए कि बायर लेने के लिए रेडी हो जाए, ठीक। देखिए, where there is an unconditional contract for a sale of specific goods in deliverable state, the property in the goods passes to the buyer when the contract is made, and it is immaterial whether a time payment of the price or the time deliver of the goods are both postponed, ठीक। नेक्स्ट सेक्शन हमारा 21, जो कि बोलता है स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल of a specific good and seller bound to do something to goods for the purpose putting them into deliverable state, the property does not pass until such thing is done and buyer by notice him। देखिए, जो हमारा सेक्शन 21 भी एक तरीके से वही चीज बताता है, लेकिन इसमें ये बोला गया है जैसे कोई स्पेसिफिक थिंग है, जैसे कि मम्मी ने कहा जाओ टमाटर ले आओ, बिटिया गई टमाटर लेने। फिर क्या हुआ, जब टमाटर लेने गई तो
जो सेलर है वो उसको पन्नी में दे, प्रॉपर करके दे। अब वो हाथ में तो ला नहीं पाएगी बिटिया, तो उसको अच्छे से करके दे। और जब तक करके नहीं देगी तो 1 किलो टमाटर क्या ऐसे पकड़ा जा सकता है? नहीं पकड़ा जा सकता है, पॉलिथीन में दे, तो उसके बाद जो सेल बायर है वो खरीद सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 22 बोलता है स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट व्हेन द सेलर हैज टू डू एनीथिंग देयरइन टू ऑर्डर अ सर्टेन प्राइस। अब मान लीजिए कोई आप सामान लेने गए, मम्मी ने कहा था ना कि टमाटर लाने हैं, मम्मी ने ये भी कहा था कि 1 किलो टमाटर लाने, तुमने भाई गए, जो बिटिया थी वो गई टमाटर लेने और उसका क्या किया, अब उन्होंने कहा भैया 1 किलो टमाटर दे दो। अब 1 किलो टमाटर क्या ऐसे उठाया और रख दिया, दे दिया लो टमाटर 1 किलो, नहीं, उसका वेट करेगा, मेजर करेगा, प्रॉपर चेक करेगा। हो सकता है सेलर फ्रॉड कर दे कि कम आपको सामान दे दे, 1 किलो की जगह आधा किलो दे दे। अब बिटिया को थोड़ी ना अंदाजा कि हाँ ये 1 किलो है 10 किलो है, तो ये भी कर सकते हैं। तो उसको मेजर करे, सब कुछ करे, उसके बाद जो बिटिया है वो लेकर के आ जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन हमारा 23 सेल्स ऑफ अ सर्टेन गुड्स एंड अप्रोप्रिएट। अब जैसे क्या होता है, दो चीजें इसमें भी हो सकती है। जैसे हम कोई गुड्स खरीदने गए, वो एग्जिस्ट है, टमाटर भैया के पास रखे हुए थे, मैंने कहा भैया मम्मी ने टमाटर मंगाया, टमाटर दीजिए, हमने पैसे पे किए, ले लिए, तुरंत उन्होंने पैक किया, उन्होंने ढंग से किया और उन्होंने मुझे दे दिया और मैंने उनको पैसे दे दिए, ठीक, खत्म बात। और हो सकता है हम फ्यूचर के लिए बोले कि हाँ भैया ये इतने किलो टमाटर मेरे यहाँ इतने दिन मेरे यहाँ 4 तारीख को पहुँचा देना, तो फिर क्या करते हैं वो उसको भैया पैक करते, ऐसे थोड़ी ना कि जा करके थैला ऐसे ही उठाया और टमाटर जाके बिथरा आए पूरे जगह, नहीं, उसको अच्छे से पैक किया, रैप किया, फिर उसको जा करके बायर को प्रोवाइड किया। नेक्स्ट सेक्शन है जो बोलता है, इस 23 में ही एक क्लॉज 2 है जो कि डिलीवरी टू कैरियर का बताता है। जैसे कि हम लोग फ्लिपकार्ट, अमेजन में देखते हैं, मिंत्रा में देखते हैं कि जो हम कुछ मंगाते हैं तो वो कैरियर देने आता है, एक डिलीवरी बॉय देने आता है, तो उस तरह जो देने आता है उसको हम लोग डिलीवरी टू कैरियर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन 24 है गुड्स सेंड अप्रूवल और ऑन सेल ऑफ और रिटर्न। सेम एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं अपने मिंत्रा का। अगर हमने कोई भी चीज, मान के चलिए मैंने अपने लिए टॉप मंगाया मिंत्रा से, ठीक है, और क्या होता है मुझे वो टॉप पसंद नहीं आया, तो मैंने क्या किया, मेरे पास 1-2 चीजें हैं, या तो मैं उसको फिर भी रख लूं या तो मैं उसे रिटर्न भी कर सकती हूँ, यानी जो कस्टमर है, जो बायर है, वो रिटर्न भी कर सकता है। इसमें क्लॉज जो ए है ये बोलता है कि हम या तो अप्रूव कर लें, है ना, कि हम रख लेंगे, या तो दूसरा है ठीक है, मतलब देखिए सेक्शन 24 में बस इतना सा ये बताया है कि अगर सामान मुझे पसंद आई तो मैं रख ली, पसंद नहीं आए तो मैं रिटर्न भी कर सकती हूँ। साथ में ये भी होता है ना, कभी कभी होता है कि भैया ये जो पेन है ले जाओ, अगर आपको अच्छा लगे इतने दिन यूज करो, 4 दिन यूज करो, अगर अच्छा लगता है तो आप ले लेना, पैसा दे देना, नहीं अच्छा लगता है तो तुम मुझे रिटर्न कर देना, तो वो भैया रेडी हो जाते, ठीक है, ये भी हो सकता है। पर अगर मान के चलिए कहा कि ये पेन ले जाओ, अगर अच्छा लगे तो रखना वरना रिटर्न कर जाना, तो भैया ने आकर के रिटर्न ही नहीं किया, महीना 2 महीना हो गए, तो इसको मान लिया जाएगा 7 दिनों का टाइम एक तरीके से दिया जाता है। अगर 7 दिनों तक के एक्सीड कर दिया तो मान लिया जाएगा कि उसने उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। और साथ में ही अगर मान के चलिए 1 महीने का टाइम ही दिया है यूज करने का, तो वो टाइम के हिसाब से देखा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन है 25 रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। अब इससे सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है आंटियों का। वो क्या करती हैं, जाती हैं साड़ियाँ लेने, साड़ियों में पसंद कोई आ जाती है तो कहते हैं भैया आप इसको रखो, मैं 2 दिन बाद आती हूँ, क्योंकि भैया मेरे पास पैसे नहीं है। वो 2 दिन बाद आती है लेने की, भैया वही वाली साड़ी दे दो। तो इसमें सेलर के पास एक राइट है कि या उसको या तो ये बोल दे भैया अब वो साड़ी बिक चुकी है, वो आप या तो पैसा पे करके जाना था। नॉर्मली आपने सिर्फ ये कह दिया 2 दिन बाद आते, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम वो सामान रख लेंगे। या तो हो सकता है उसका दाम बढ़ गया हो कि आपको अब ये 1000 की नहीं 1500 की पड़ेगी, तो ये सेलर के ऊपर है। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 26 रिस्क प्राइमा फेसाई पासेस विद प्रॉपर्टी। अब क्या होता है, मान के चलिए
जिसके पास सामान है उसके पास रिस्क है, सिंपल सी बात। लेकिन अगर मान के चलिए मैं गई कार खरीदने, अब मैंने कार को अपने नाम ट्रांसफर तो करा लिया, मेरे को पास पोजीशन आ गया, अगर अब उसके साथ कोई भी रिस्क होता है तो वो रिस्क कौन झेलेगा? वो रिस्क मैं झेलूंगी, एज अ बायर मैं झेलूंगी, ठीक। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 27 जो कि बताता है सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर। ऐसे पर्सन से सेल करा रहे हो जो उस प्रॉपर्टी का ओनर ही नहीं है, तब क्या होगा? यहाँ पे देखिए अब क्या होता है, मैं ये मार्कर, ये मेरी बहन का मार्कर है जो कि मैं यूज कर रही हूँ, और ये क्या करती हूँ, मैं जाकर के दूसरे को बेच आती हूँ। क्या ये गुड टाइटल होगा? तो यही चीज इस सेक्शन में बताया है 27 में। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड ऑफ एनी अदर लॉज फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय पर्सन हु इज नॉट ओनर thereof and who does not sell them under the authority which is considered by owner the acquisition no better title। तो अगर देखे हमारी बहन को मालूम ही नहीं है कि मैं बेच आई हूँ, तो उसको वो जो गुड टाइटल है वो गुड टाइटल नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि भाई मैं ये बहन की कंसेंट से आया ही नहीं है, तो मैं तो चोरी की, मैं लेकर के बेच दी, ये नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट सेक्शन 28 जो कि बताता है सेल बाय वन ऑफ जॉइंट ओनर। अगर क्या होता है, ए है जॉइंट ओनर, ये है जॉइंट ओनर, ये है वो जॉइंट ओनर, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, if the one several joint owner of goods has a sole possession of them by permission of the co-owner the property of good transfer by any of। देखिए क्या करते हैं, ये वन ओनर है, ये टू ओनर है, ये थ्री ओनर है, जाके एक को गुड्स प्रोवाइड कराते हैं, तो इस चीज को मान लिया जाएगा कि इन सब में हो गया है। जॉइंट ओनर में यही फायदा है कि अगर एक को भी कर दिया तो मान लिया जाएगा कि इन सब पे हो गया, क्योंकि जॉइंट लायबिलिटीज होती है, तो जॉइंट इनका पोजीशन भी होगा, जॉइंट इनका गुड्स भी होगा। गुड फेथ में भैया उसने किया कि अब भले ही ये कुछ फ्रॉड कर जाए, लेके भाग जाए, लेकिन इन्होंने तो अपने गुड फेथ में किया है, और इनको अगर दे दिया माना जाएगा तीनों को मिल गया। नेक्स्ट सेक्शन हमारा 29 बोलता है सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या होता है, आप पहले सबसे पहले एग्जाम्पल नहीं, सबसे पहले ये हमको बताइए वॉइडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें तीन चीजें बताई गई हैं। एक अनड्यू इन्फ्लुएंस, दूसरे कौन से दो हैं वो मैं हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर मान के चलिए ऐसा कोई हमने कॉन्ट्रैक्ट किया जो अनड्यू इन्फ्लुएंस या वॉइडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो हमने ऐसा कोई गुड्स के लिए रेडी किया है जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। अब जैसे क्या होता है, मैंने अपनी बहन से कहा ये मार्कर मुझको 1 रुपए में या 2 रुपए में दे दो, वरना मम्मी को जाके ये बता दूंगी। अब ये क्या हुआ, ये एक तरीके से कोर्जन हुआ, नहीं डरा धमका के हमने कहा कि भैया ले लो वरना मैं तुम्हारी ये बात बता दूंगी जा करके। तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? नहीं, वॉइडेबल होगा। तो अगर ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और थर्ड पार्टी को, ये मैं किसी और को बेच आती हूँ, तो जो उसका टाइटल होगा वो सही टाइटल होगा, लायबिलिटीज मेरे पे आएंगी, ठीक। मतलब एक बार फिर समझिए, जैसे मैंने कहा मैं अपने छोटे भाई के पास गई, मैंने कहा ये मार्कर मुझको दे दो वरना मैं तुम जो सिगरेट बीड़ी दारू पीते हो मैं तुम मम्मी से बता दूंगा जाके। वो डर के कारण मुझे ये पेन दे देता है, मैं जाकर के बेच आई किसी और को 40 रुपए में, ठीक। अब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करा है जो मैंने अंडर इन्फ्लुएंस में किया है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, वॉइडेबल हुआ, तो जो लायबिलिटीज जो होंगी वो मेरे पे आएंगी, थर्ड पार्टी पे नहीं, ठीक, यानी जिसको बेचा उस पे नहीं। नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का 30, सेलर और बायर इन पोजीशन आफ्टर सेल। अब क्या हुआ, मैंने नॉर्मली क्या कहा, ये ए है ये बी है, ये है हमारे बायर ये सेलर। कोई भी प्रॉपर्टी इनके बीच में आदान प्रदान हो गई, पैसा वैसा पे वे हो गया, तो फिर जिनकी प्रॉपर्टी जिनके पास है वो अपना एंजॉय करें, उसमें दूसरे का दखलंदाजी नहीं, उनको उनका पैसा मिल गया, उनका सब क्लियर है। सिर्फ सेक्शन ये 30 बताता है, ठीक। एक बार बेयर एक्ट जरूर रीड कर लीजिएगा, मैंने फिर से बताया है, आप एक बार लेक्चर पूरे देख लीजिएगा इकट्ठे, फिर उसके बाद एक बार बेयर एक्ट रीड कर लीजिएगा। बेयर एक्ट रीड करने के बाद फिर से एक बार लेक्चर देख लीजिएगा, आपको ये एक्ट हमेशा के लिए रट जाएगा।
कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा, समझ नहीं आया फिर भी आप कमेंट कर दीजिएगा, हम वापस से इसको समझाएंगे। और थैंक यू।